हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप जो अपनी बुक में किस तरह से आंसर सब लिख सकते हैं। सो फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन की वजह से चिंतित रहते थे। अब उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। सो हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्च कैसे चलाएगा या फिर अपना जीवन यापन किस तरह से करेगा। आगे है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। उसके बाद मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो क्यों भेजा था, मंत्री ने अपने बेटे को शहर दुनियादारी को समझाने या दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ में ही शहर क्यों भेजा, भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा था। तो उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। अब ये चीज़ आपको घर में पता करनी है। देन कुछ जो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो, रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है या नहीं। या फिर उनके घर में किसी बच्चे से बात करो और पूछो कि वो ये जगह और जहाँ वो पहले रहते थे वो जगह उन्होंने क्यों छोड़ी। सो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर कोई और है आपके घर के आसपास तो उनका भी लिख सकते हैं। तो हमारे घर में बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से बहुत खुश है क्योंकि यहाँ जो है सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ा था। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी और वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी थी। तो देखो सबका रीज़न अलग अलग होता है, तो इसका आंसर भी जो है सबका अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है, जो है एक तरह का अनाज होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे अनाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर और स्कूल में आपस में बातचीत करो, बाकी जो अनाज है उनके नाम पता करो। तो बाकी कौन कौन से होते हैं, गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का और सोयाबीन। आगे है, गेहूँ और जो अनाज है और ये तीनों शब्द संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं जिससे आपको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता चले। अगर मैं गेहूँ बोलती हूँ तो सिर्फ आपको गेहूँ के बारे में पता चलेगा, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं बोलूँ अनाज, तो अनाज में तो सारे अनाज आएंगे, तो वो जाता है जातिवाचक। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था, इनमें से हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पता करनी है कौन कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक कौन सी होगी, लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। और जो आपकी जातिवाचक है वो क्या हो गया, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। उसके बाद ऊपर जो ये जातिवाचक संज्ञाएं लिखी हैं इनकी 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। यानी कि जैसे धातु लिखा है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो धातु होती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, जैसे सोना, चांदी, चावल इसमें नहीं आएगा। उसके बाद भोजन में क्या क्या आएगा, दाल भी नहीं आएगा। सोना और चांदी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। भोजन में रोटी, दाल, चावल। शहर, जितने भी शहर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो भी हैं आपके वो सब। वेशभूषा में जो भी आप कपड़े पहनते, धोती, साड़ी, कमीज, वो सब क्या होंगे, वेशभूषा। उसके बाद तुम शेर, मैं सवा शेर है। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नैले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। अब तुम्हें भी जो लड़की ने किया वैसा ही तुम्हें भी एक काम करना है। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसके बाद उसे अपने कागज़ पर लिखो और तुम्हें सभी अपने अपने चिट में एक डिब्बे में डाल दो। ठीक है, जो भी मतलब सब बच्चे कुछ ना कुछ लिखे हैं उसको डिब्बे में डाल देंगे और डिब्बे को बीच में रखकर चारों ओर गोलाई में खड़े हो जाओ। उसके बाद एक एक करके चिट निकालेंगे और जो भी चिट आएगी उसका कोई ना कोई एक उपाय बताना है कि कैसे आपको कर सकते हो। और जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय बताए उसे क्या बोलेंगे, क्लास का बीरबल। तो ये जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अगर पसंद आई है तो हाँ, नहीं आई है तो नहीं। उसके साथ आपको रीज़न भी बताना है। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहते थे,
इसीलिए उन्होंने ऐसा किया व बाद में उन्होंने उस लड़की से उसकी शादी भी करवा दी। उसके बाद है सिंह और जो। अब पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए। अब जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों के क्या किया होगा। आपको जो इनका मीन्स एक तरह से इमेजिनेशन करना है कि क्या किया होगा। तो जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। अब देखो नीचे कुछ जो सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन उसको जो है आप और कैसे किस वे में बोल सकते हो। जैसे चैन से ज़िंदगी चल रही थी, यानी कि ज़िंदगी आराम से कट रही थी। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह होशियार नहीं था। हम डायरेक्टली भी इनको इस तरह से बोल सकते हैं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी कि उनकी अपनी चालाकी किसी काम भी नहीं आई। उसके बाद लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है और किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। देखो होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा चतुर होना। अब जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है वो होता है चालाक, और जबकि समझदार व्यक्ति कौन सा होता है, वही जो व्यक्ति समझदारी की बात करता है उसे हम बोलते हैं समझदार। यानी कि ये नहीं कि जो सिर्फ आपसे तभी बात करता है जब आपको काम की ज़रूरत है, यानी कि जब उनको ज़रूरत है आपसे काम निकलवाना वो तभी बात करते हैं तो वो होते हैं चालाक। लेकिन जो नॉर्मली आपसे बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं और सही आइडियाज़ भी देते हैं वो होते हैं समझदार। ठीक है, जो अच्छे से बात करते हैं, समझदारी की बातें करते हैं, यानी कि अच्छी बातें करते हैं लेकिन कुछ भी, लेकिन जो अच्छी और समझदारी वाली बातें करते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ होता है सीधा साधा और बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। ना लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और क्यों? लड़के को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर ही वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। उसके बाद कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़के का कोई भी नाम नहीं था। नीचे जो है बच्चे, तिब्बत में जो बच्चे उनके नामकरण के बारे में बताया गया है, तो इसको पढ़ना है हमें। अभी देखो क्या है, नमिया, डावा, मिगमार, लाखपा, नुक्खू, फू, दोरेजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ों या घूमने के नाम नहीं है। ये क्या है? तिब्बत के जो बच्चे हैं उनके नाम। ये सारे नाम ही जो है तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार में जन्मे बच्चों को, और मानते हैं कि इस बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्तियाँ जो है मिलेंगी, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चे का नाम डावा रखा जाता है, और यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी, और तिब्बत में बुद्धू स्त्री पुरुष रूपों का नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर है। कौन सा है? दोलमा। और हम बुद्धि के स्त्री रूप का तारा का ही तिब्बती नाम है। तो आपको बताना है, यहाँ पर इतने सारे देखो आपको नाम दे दिए, उनका मतलब भी बता दिया। तो आपको बताना है कि आपको अगर वो मंत्री के लड़के और वो लड़की को नाम देना हो तो आप कौन सा नाम देंगे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने नाम दे दिया कि हम नुक्खू और डावा देंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं कि हम लड़की के लिए ये नाम देंगे और लड़के के लिए ये नाम देंगे। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।